जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली सीएपीएफ का पेपर कंडक्ट हुआ है और इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो, अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करें तो ये हमारी सूर्य बैच है और ये ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है। और अगर आप स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें उसके लिए भी हमारे बैचेस हैं, सेम प्रोसेस है जानकारी लेने का। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पॉलिटी के आगे के जो क्वेश्चन है उनमें पहला सवाल ये है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हाईएस्ट एलोकेशन सीट्स का किस राज्य में है। यानी सिंपल आपसे कह रहे हैं राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट कौन से राज्य में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। दोस्तों ये सवाल वो अक्सर पूछते हैं और कब कब इन्होंने पूछा है वो भी देख लेते हैं। पिछले साल हमने सीडीएस की एनालिसिस की थी, इसमें इन्होंने पूछा था कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। हाँ सेम सवाल है और यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग विच वन अमंग द कहा है तो हम तमिलनाडु के साथ जाएंगे। और फिर मैंने आपको बताया था ये कोई नया सवाल नहीं है, पहले ही पूछा गया है इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं इन टर्म्स ऑफ राज्यसभा, पहले भी 2021 में पूछा गया। फिर ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आपको स्टेट के और राज्यसभा सीट्स के डायरेक्टली मैच करने को कह दिया गया था। बट यूपीएससी एग्जाम में तो फैक्ट्स इस तरह से नहीं पूछ सकते वो, तो वो कह देते हैं बताओ किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। बट कोई नई बात नहीं दोस्तों, अब ऐसे मैच द कॉलम भी आ सकते हैं। फिर आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीट्स और स्टेट और एलोकेशन ऑफ सीट्स। आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये हमें याद करना पड़ेगा है ना, क्योंकि एटलीस्ट हम टॉप वाले नहीं पता करेंगे, नहीं याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देखो इसमें उन्होंने पूछा कि कौन से स्टेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था, अभी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो मैंने आपको सारे स्टेट्स के मेजर वाले राज्यसभा सीट्स के बारे में बताया था। तो देखो यूपी में 31 सीट्स है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16 है। ये आप देखो यहाँ पे यूपी में कितने हैं 31, यूपी में कितने हैं 31, ठीक है। महाराष्ट्र में कितने हैं 19, महाराष्ट्र में है 19। और इसके बाद आप देखो तो तमिलनाडु में 18 है। ये तीन आपको याद रखने हैं। फिर से देखते हैं एक बार, यूपी में कितने हैं, यहाँ पे देखो यूपी में कितने हैं 31, महाराष्ट्र में कितने हैं 19, तमिलनाडु में कितने हैं 18, फोर्थ में कौन आता है बिहार या वेस्ट बंगाल, और इसमें कितने हैं 16। तो 31, 19, 18 और 16 यानी 31 है सबसे ज़्यादा यूपी के पास। यूपी के पास राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है, 31 है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किनके पास है। तो बिहार में हमने देखा कितने हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों में 16 सीट्स हैं, है ना। और मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स हैं, तो मध्य प्रदेश में 11 सीट है और आंध्र प्रदेश में 11 सीट है। तो दोनों में ही 11 सीट है ना। तो ये दोनों आंसर नहीं होगा, इन दोनों का आप हटा दो। तो सबसे ज़्यादा किस में, तमिलनाडु में। और टॉप 3 में है आप देखो तमिलनाडु आता है और यूपी महाराष्ट्र नहीं है, तो सिंपल सी बात है तमिलनाडु के साथ हम जाएंगे। अगर आपको याद नहीं है, टॉप वाले 4 याद है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्या टॉप के 4 याद रखने से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है? तो यही पीवाईक्यू की मेन रेलेवेंस है। अगर आप ये खुद से पढ़ रहे हो, आप कैसे समझोगे कितने सीट्स हम याद रखें? अगर हम पीवाईक्यूज में वो टॉप 4 पूछ रहे हैं और अगर हमारा इससे काम बन रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम इनसे टैकल कर पाएंगे। इसके आप देखो लार्जेस्ट स्टेट बताना इन टर्म्स ऑफ राज्यसभा। तो आंध्र प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या कर्नाटक में। तो बिहार और वेस्ट बंगाल में 4th नंबर में आते हैं, है ना। फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में यूपी है, सेकंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में तमिलनाडु है और फोर्थ में बिहार और वेस्ट बंगाल है ना। फोर्थ में बिहार और वेस्ट बंगाल है, जिसमें कितनी सीट्स हैं बिहार वेस्ट बंगाल में 16 सीट्स हैं, है ना, 16 सीट्स हैं। बाकी आंध्र प्रदेश में तो सिर्फ 11 सीट्स हैं और राजस्थान कर्नाटक में तो कम सीट्स हैं। राजस्थान में 10 है और कर्नाटक में 12 सीट है ना, 10 और 12 सीट है सिर्फ। और इसमें आप देखो इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितनी सीट है। तो गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12, अभी हमने देखा, केरला में 9 सीट है, उड़ीसा में 10 सीट है। फिर आप ये देखो कह रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आंध्र प्रदेश में 18 नहीं, आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19। तो स्टेट पीसेस में आप देखो तो वो रैंडम स्टेट्स के बारे में पूछ लेते हैं। फिर आप ये देखो कह रहे हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट। आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि कितनी सीट्स हैं, आंध्र प्रदेश में 11 सीट है ना। मध्य प्रदेश में भी कम है, राजस्थान में भी कम है। वेस्ट बंगाल और बिहार जो कि 4th नंबर में आ रहा है राज्यसभा के टर्म्स में, सीट्स के टर्म्स में, इसमें 16 सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं, है ना। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं और इसके बेस पे आप अगर सॉल्व कर सको इस क्वेश्चन को, तो इसमें कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान या तमिलनाडु। तो टॉप में कौन है, यूपी है, सेकंड में कौन है, महाराष्ट्र है, थर्ड में कौन है, तमिलनाडु।
ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन में यूपी में है? यूपी है नहीं है, महाराष्ट्र है नहीं है, तो आंसर किसके साथ हम जाएंगे? तमिलनाडु के साथ, है ना। तो ये सेम सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया। आई गेस ऑप्शंस भी सेम है क्या? नहीं, ऑप्शन हाँ कुछ ऑप्शन सेम है, पर ओवरऑल आप देखो तो ये एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को देखा और यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। आप समझ गए होंगे दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो ये बात मुझे बताने की नीड नहीं है वो किस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं एग्जामिनर और उसके बेस पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब ये क्वेश्चन प्राइमा फेसिया बहुत डिफिकल्ट लगेगा ना एग्जाम में, आप कितने सीट्स याद रख लोगे, बट एटलीस्ट ये तो हम याद रखें जो PYQ में है, अदरवाइज फिर तो हम मार्क्स लूज कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और बाकी के सीट्स कितने, तो वेस्ट बंगाल और बिहार जो कि 4th नंबर में आ रहे हैं 16 सीट्स हैं, है ना। कर्नाटक और राजस्थान में 10 है। कर्नाटक में कितने हैं? कर्नाटक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है 12 सीट्स हैं, है ना, और राजस्थान में 10 सीट्स हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश और गुजरात में याद रखना 11 सीट्स हैं, है ना। झारखंड में 6 है और बिहार में 16, बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों में 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 20 के बारे में, बहुत शानदार सवाल है ये। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों बैच में, हमने आर्टिकल 20 ही नहीं बल्कि कंप्लीट फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया है। 150 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और डेमो के रूप में ये वीडियो हमने यूट्यूब पे भी डाली थी, अगर आपने देखा होगा तो आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन भी थे ये PYQ से आप इसे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप आर्टिकल 20 पे ही क्वेश्चन पूछा गया है और मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको। अगर आप इस वीडियो को रेफर करेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बाय फैसेट्स ऑफ UPSC, यूट्यूब पे आपको वो डेमो लेक्चर मिल जाएगी। आप उस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप उसे ज़रूर देखें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं इट कंटेन्स अ प्रोविजन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। दूसरा कह रहे हैं ए लेजिस्लेशन शैल नॉट बी कंपीटेंट टू मेक अ क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव। बहुत डिटेल मैंने आपको ये वर्ड समझाया था रेट्रोस्पेक्टिव। अगर हम बात करें, अच्छा इसमें दो टर्म है, पहले एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो, तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है फ्रॉम आफ्टर द फैक्ट या आफ्टर द इवेंट, है ना। पोस्ट फैक्टो यानी आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द इवेंट। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है एक ऐसा लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिवली काम करता है। रेट्रोस्पेक्टिवली जो एक्ट करता है वैसे लॉ को हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी ये लीगल कॉन्सिक्वेंस को बदल देता है उस एक्शन के लिए जो पहले ही हो चुका है। तो मान लो 2025 में एक्स एक्ट के लिए कोई भी लॉ नहीं था, है ना। एक्स लॉ के लिए कोई भी एक्ट नहीं था, किसी पर्सन ने एक्स को कमिट करा। तो 2026 में मान लो अगर इस चीज़ को इलीगल करार दे दिया जाए, एक्स जो एक्ट है उसे क्राइम के रूप में कह दिया जाए, तो क्या ये पनिशमेंट लीगल होगी? इसका जवाब है नहीं। यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? जो रेट्रोस्पेक्टिवली काम कर रहा है, यानी लीगल कॉन्सिक्वेंस को चेंज कर रहा है, जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बाद में कानून लागू। तो ये बात आप समझो आर्टिकल 20 के क्लोज 1 में दोस्तों ये साफ तौर से कहा गया है। अगर आप ये बेयर एक्ट पढ़ो, इन्होंने देखो क्या कहा है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। पहली बात तो ये कि कानून के उल्लंघन पे ही ये कन्विक्शन है, ऑफेंस माना जाएगा। और दूसरी चीज, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, जिस टाइम पे क्राइम कमिट किया गया उस टाइम पे वो ऑफेंस के रूप में कैटेगराइज्ड होना चाहिए। नोर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन। ये वर्ड बहुत जरूरी है समझना दोस्तों, पेनल्टी ग्रेटर देन दैट। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ। आर्टिकल 20 के क्लोज 1 में एक्स पोस्ट फैक्टो बात तुमने समझी, और एक पर्सन को कॉन्विक्ट नहीं किया जा सकता या ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता जो उस टाइम पे ऑफेंस था ही नहीं जब वो कमिट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए 100 रुपीज़ फाइन था या किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 100 रुपीज़ फाइन था, और जब लॉ पास किया गया, मान लो ये 2025 में कमिट किया गया है, 2026 में लॉ पास करके 200 बढ़ा दिया गया, तो क्या इस पर्सन को जिन्होंने 2025 में इस ऑफेंस को कमिट करा है, क्या उन्हें 200 रुपये देने पड़ेंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये बढ़ाया नहीं जा सकता पेनल्टी को। ठीक है, तो ये जरूरी बात है समझना। मान लो 2025 में पनिशमेंट 3 साल की थी और बाद में बढ़ाकर ये 7 साल हो गई, तो केवल 3 साल की ही सजा दी जाएगी। तो ये वाली बात देखने को मिलती है, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं मिलेगा एज पर आर्टिकल 20 क्लोज 1।
इसमें और भी कुछ बातें हैं। अगर आप देखो आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में, तो इसमें बताया गया है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। एक से ज़्यादा बार एक गलती की सज़ा नहीं मिल सकती। इसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी। इसे क्या कहते हैं? डबल जेपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है ना। और इसके बाद आप देखो आर्टिकल 20 के क्लोज 3 की अगर हम बात करें, तो ये कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता है ना। और एविडेंस जो है वो उसके अगेंस्ट उसे कंपल्स करके नहीं किया जा सकता। तो एग्जांपल मान लो पुलिस किसी को किसी कॉन्फेशन के लिए किसी कॉन्फेस को एक्यूज के लिए फोर्स नहीं कर सकती है ना। तो ये वाली बात देखने को मिलती है। हाँ, बट एक चीज़ और समझना, फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल, वॉइस सैंपल, ब्लड सैंपल, डीएनए सैंपल, सिग्नेचर स्पेसिमेन, ये चीज़ें अलाउड होती हैं। ये चीज़ें सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस होते हैं, टेस्टिमोनियल एविडेंस नहीं होते हैं। तो यही बातें हैं। और अगर आप इसे समझो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजिली। ये कह रहे हैं एक प्रोविजन है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यही सिंपल मतलब है ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, क्रिमिनल लेजिस्लेशन अप्लाई नहीं होगा। तो जब पहला सही है तो दूसरा भी सही है। दूसरे में क्या कह रहे हैं? नॉट बी कम्पिटेंट टू मेक अ क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव इसे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही आंसर है ऑप्शन सी। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको और भी बहुत चीज़ें समझ आएंगी। ये 2021 में पूछा गया है CAPF में। इसमें इन्होंने कहा कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है एक पर्सन को। ठीक है, पहला कह रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ये क्या आर्टिकल 20 के कौन से क्लूज में है? अभी हमने ये डिस्कस किया है ना, ये मोर देन वंस मतलब एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता। ये वाली चीज़ आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में देखने को मिलती है ना। तो ये वाला तो फंडामेंटल राइट है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसे डबल जेपार्डी कहते हैं, डबल जेपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। दूसरा कह रहे हैं टू रिफ्यूज टू गिव हीज और हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर। दोस्तों ये वाली जो बात है वो भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं टू रिफ्यूज टू गिव हीज और हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे बात ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी एक्यूज्ड को कंपेल करना, क्या फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, वॉइस सैंपल, ब्लड सैंपल, डीएनए वगैरह दे रहे हो, तो इससे आर्टिकल 20 के क्लोज 3 का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस है, ये टेस्टिमोनियल एविडेंस नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, फिजिकल एविडेंस है ना। तो एक पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं हैंड राइटिंग अपनी नहीं दूंगा क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे उस केस में उसे ये देना पड़ेगा अपनी ब्लड सैंपल्स को, वॉइस सैंपल को या हैंड राइटिंग वगैरह को, क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस के रूप में देखा जाता है। तो इस वजह से ये भी आंसर है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाली बात तो यहाँ पे देखने को मिलती है। ये बेयर एक्ट के रेफरेंस में आप देखो उन्होंने कहा है ना कि खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकता, बट इसके एक्सेप्शंस भी तो है ना, इसके एक्सेप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये वाली बात यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। देन तीसरा आप देखो तो कह रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें तीसरा कह रहा है टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये वाली बात बहुत बारीकी से अगर आप पढ़ो तो देखो ये वाली बात जो है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, टू नॉट एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ होना चाहिए। ये वाली चीज़ फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में क्या कहा गया है? राइट, ये हमारी राइट है कि नॉट टू बी कंपेल्ड, या पढ़ लो एक बार, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे नो पर्सन का है ना, यानी नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ विटनेस बनाए जाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये वाली फंडामेंटल राइट है हमारी, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसी कोई फंडामेंटल राइट है नहीं। रादर ये है कि देयर इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग कंपेल्ड, है ना। ये तो और उल्टा कह दिया गया है यहाँ पे। तो इस वजह से सी जो है वो गलत है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सी गलत है, चौथा बिल्कुल सही है। ये तो सही बात है ना, 20 का क्लोज 1 है, ये उस टाइम पे वो कानून में होना चाहिए। बहुत बारीकी से, बहुत टाइम लेकर के हमने समझा है चीज़ों को। एक बार आप इसे खुद से ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा सवाल के लिए आप जानते हो क्या करना। हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था इस वीडियो में कि नो डबल जेपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होते हैं, जो पेनल्टीज लगाते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, है ना। और इसका मतलब ये है कि जो एक्ट है वो ऑलरेडी हुआ है और विच इंक्रीजेज द पेनल्टी। तो ये वाली चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, हमें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई किया जा सकता क्रिमिनल लॉ को। पर ध्यान समझना दोस्तों, क्रिमिनल लॉ के केस में, सिविल लॉ के केस में, टैक्स लॉ के केस में ऐसा नहीं है। उस केस में वो चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की जा सकती हैं, सिर्फ क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट ये चीज़ें हैं। और इसका लॉजिक भी साफ तौर से समझ आता है ना। ये क्वेश्चन देखिए, तो फेडरल सिस्टम के नेचर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
पहला कह रहा है स्टेट्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था फेडरेशन बनने से पहले, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड है स्टेट राइट्स को लेकर, जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के सिमिलर है, यानी पहले स्टेट्स बने हैं तब ओवरऑल इंडिया फेडरेशन बना है। दूसरा कह रहा है रेजिडुअरी पावर्स जो है वो स्टेट्स के पास है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट इंडिया में क्या है कि यूनियन के पास है। रेजिडुअरी पावर का मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ, जो पावर्स किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है। तीसरा कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है इन्वेस्टिंग द रेजिडुअरी पावर। ये फैक्चुअल है, ठीक है। अगर ये आपने पढ़ा है कि ये बात गलत है, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है कि रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास होगी। ये सवाल आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू सिविल सर्विसेज का PYQ। तीसरा गलत है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर क्या है B2 ओनली। वैसे ये आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए क्योंकि हम सबको पता है पहले महाराष्ट्र नहीं पहले इंडिया बना है, पहले झारखंड नहीं पहले एज अ इंडिया का एग्जिस्टेंस हुआ है ना, यानी स्टेट्स का फॉर्मेशन बाद में हुआ है। और इस हिसाब से आप देखो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन, नहीं स्टेट्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। यूएस में ये चीज़ देखने को मिलती है, 50 स्टेट साथ में है और कहे कि हमें एक एज अ होल कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज होना है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे इंडिया के केस में नहीं देखने को मिलती है। अगर आप इसे इस तरह से समझो तो ये इस बात के साथ समझा जा सकता है कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। स्टेट्स इंडिपेंडेंट सोवरेंटी को पजेस नहीं करते हैं बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएटेड थे, जबकि प्राइंसली स्टेट्स तो इंटीग्रेट हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, बाद में उसे स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो इस हिसाब से स्टेट राइट्स का कोई मैकेनिज्म से कोई सेफगार्ड नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी वजह से इंडिया को इनडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिबल स्टेट्स कहते हैं। स्टेट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इंडिया एज अ होल यूनियन को नहीं, जबकि यूएस में कहते हैं इनडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रिक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, तो ये फ़र्क है, तो इस वजह से पहला गलत है। बाकी दूसरा तो आप समझ ही रहे हो, रेजिडुअरी पावर स्टेट्स के पास है यूएस में, बट इंडिया के केस में यूनियन के पास है ना। और आर्टिकल 248 और 1997 भी आप पढ़ोगे यूनियन लिस्ट का, तो उसमें यही बताया गया कि रेजिडुअरी पावर यूनियन के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरियस डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आपको बताना है। पहला कह रहे हैं इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368। दोस्तों आप जैसा कि जानते हो, जो केशवानंद भारती जजमेंट है 1973 का लैंडमार्क जजमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोपाउंड किया गया। और क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर में, एक्चुअली कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुई है। और इसमें जो इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा है कि जो एक्सेस टू जस्टिस है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये मैं आपको मेजर केसेस ही बताता जाऊँगा। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुसअप सूडान का एक केस है 2016 का, और इसमें यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक्सेस टू जस्टिस एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एक्सेस टू जस्टिस है, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एजुकेटरी मैकेनिज्म, स्पीडी जस्टिस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आंसर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है फर्स्ट के साथ सही है। दूसरा कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ भी अर्लीस्ट और मोस्ट स्टेब्लिश्ड कंपोनेंट है बेसिक स्ट्रक्चर का। बहुत सारे लैंडमार्क केसेस में ये रीफॉर्म भी हुआ है, जैसे केशवानंद भारती केस में, है ना। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब क्या है कि नो वन इज अबव द लॉ, और जो गवर्नमेंट एक्शन है मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय लॉ, और इक्वलिटी बिफोर लॉ या जुडिशियल रिव्यू होगा अगर कोई आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है, तो ये चीज़ें शामिल होती हैं। तीसरा कह रहा है लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368। ये बात सही है, और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का वेरी एसेंस है। पार्लियामेंट के पास वाइड पावर्स हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, मगर ये ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। तो अमेंडिंग पावर के अंदर भी लिमिटेशंस है। ऐसा ना हो कि अमेंडमेंट करके ही कल को बेसिक स्ट्रक्चर को ही ऑल्टर या डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाए। ये वाली चीज़ नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है ना। तो ये लिमिटेड नेचर है पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर का, और ये चीज़ मिनर्वा मिल्स केस में देखने को मिली है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। पहले पूछा गया है कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें कह रहा है कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, फेडरलिज्म या अनक्वेश्चन राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। हमने पढ़ा कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया सकता, तो अमेंडिंग पावर को लेकर भी लिमिटेशंस हैं, बट यहाँ तो कह देगा अनक्वेश्चन राइट। तो इस वजह से डी गलत है, डी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन आर करेक्ट। तो पहला कह रहे हैं कन्वेंशन वाज द कल्मिनेशन ऑफ मोर देन 30 ईयर्स ऑफ वर्क बाय द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। दूसरा कह रहे हैं कन्वेंशन डिवोट्स मेजर अटेंशन टू वीमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन इज मॉनिटर्ड बाय द कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स। तो दोस्तों ये जो कमिटी है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, ये जो कमेटी है CEDAW के नाम से, ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की बॉडी है जो ये देखती है कि विमेन के डिस्क्रिमिनेशन के जो फॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना। और ये यूनाइटेड नेशन ने 1979 में अडॉप्ट किया है। और ये जो CEDAW है यानी कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है फॉर वीमेन। और ये जो कमेटी है इसमें 23 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं। और यहाँ पे आप देखो तो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं ये इस कन्वेंशन में कि जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वीमेन, इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने का काम किया जाएगा। वीमेन के फुल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट की बात देखने को मिलेगी और वो अपने ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स को मेन की तरह ही एंजॉय कर सकते हैं। और तीसरा कह रहे हैं ये जो कमेटी है ये अलाउ करेगी टू स्क्रूटनाइज देयर एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट द ट्रीटी बाय रिपोर्टिंग टू द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल। और जो कंट्री पार्ट हैं इस ट्रीटी का, ये रेगुलर रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे कि किस तरह से इन कॉन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। और पब्लिक सेशंस के टाइम पे ये कमेटी देखती भी है कि हर एक जो स्टेट पार्टी की रिपोर्ट है वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो यहाँ पे आप देखो पहला कह रहे हैं कि ये जो कन्वेंशन है ये 30 ईयर्स ऑफ वर्क का है। और ये बात क्या सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कन्वेंशन है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, ये अडॉप्ट किया गया 1979 में, है ना। और फोर्स में आता है ये 1981 में। और ये इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वीमेन के रूप में जाना जाता है। और ये 30 ईयर से ज़्यादा, और जनरली इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो सही होते हैं, जो मोर देन इस तरह वाले होते हैं ना। तो इस हिसाब से पहला सही है। और दूसरा कह रहे हैं कि जो कन्वेंशन है डिवोट्स मेजर अटेंशन टू वीमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस दी गई है रिप्रोडक्टिव राइट्स को, इंक्लूडिंग इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग एज वेल। और प्रेगनेंसी, मैटरनिटी, चाइल्ड बर्थ, इन सब राइट्स को लेकर भी वीमेन के पास इस पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है उसमें पूरे कंप्लीट राइट्स हैं। और तीसरा कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑन द कन्वेंशन इज मॉनिटर्ड बाय द कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स। ये वाली बात गलत है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स नहीं देखती है, ये देखने का काम CEDAW देखती है ना। ये कमिटी करती है CEDAW, कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स कमेटी नहीं है, अलग से कमेटी है ना। तो ये कमेटी ही है अपने आप में। तो इस हिसाब से तीसरा गलत है। आंसर यहाँ पे ए होता है 1 और 2। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, रूटीन सोर्सेज में मेंशन नहीं होता है। बट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसे ध्यान रखना। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है, इग्नू वगैरह के मटेरियल से क्वेश्चन लिया गया है, नॉट इंपॉर्टेंट। बट इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहे हैं फर्स्ट जनरेशन राइट्स फॉर ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड जनरेशन राइट्स सॉलिडेटरी राइट्स होते हैं। पहला सही है, फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में सिविल और पॉलिटिकल दोनों तरह के राइट्स आते हैं। ये जो राइट्स हैं ये लिबरल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन से इमर्ज हुए हैं, जैसे अमेरिकन या फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसमें इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात देखने को मिलती है फ्रॉम आर्बिट्री स्टेट एक्शन, जैसे राइट टू लाइफ, है ना। राइट टू लाइफ सबसे मेजर राइट है। राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू वोट, है ना, राइट टू गेट अ फ्री ट्रायल और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये जो राइट्स हैं ये फर्स्ट जनरेशन है ह्यूमन राइट्स की। और इसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स देखने को मिलते हैं। इसे नेगेटिव राइट्स कहते हैं। क्यों ये नेगेटिव राइट्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे आर प्राइमरली रिक्वायर द स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इंडिविजुअल फ्रीडम्स। अ स्टेट को रोकता है कि आप इंडिविजुअल फ्रीडम्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। दूसरा कह रहे हैं सेकेंड जनरेशन राइट्स सॉलिडेटरी राइट्स होते हैं, सॉलिडेरिटी राइट्स। तो सेकेंड जनरेशन राइट्स ना इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल ये राइट्स होते हैं, सॉलिडेरिटी राइट्स नहीं होते हैं। जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। ये जो राइट्स हैं ये जनरली पॉजिटिव एक्शन की डिमांड करते हैं बाय द स्टेट, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दूसरा गलत है। जैसे राइट टू एजुकेशन, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव एक्शन है बाय द स्टेट, है ना। इसमें पॉजिटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। राइट टू हेल्थ, ये सारी चीज़ें। सॉलिडेरिटी राइट्स जो हैं ये कलेक्टिव राइट्स कहलाते हैं। ये थर्ड जनरेशन है। तो 3 जनरेशन के रूप में कैटेगराइज किया गया ह्यूमन राइट्स को। जो फर्स्ट जनरेशन है
वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की होती है। एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर लेना कौन कौन से हैं। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट, है ना। सेकेंड जनरेशन राइट्स कौन कौन से होते हैं? जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स होते हैं। जो वेलफेयर ओरिएंटेड राइट्स होते हैं, इसमें स्टेट्स की पॉजिटिव एक्शन लगती है, इसमें नेगेटिव एक्शन लगती है। पॉजिटिव एक्शन का मतलब क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, वर्क, सोशल सिक्योरिटी। थर्ड जनरेशन राइट्स क्या होते हैं? थर्ड जनरेशन राइट्स का मतलब सॉलिडेरिटी राइट्स, सॉलिडेरिटी या कलेक्टिव राइट्स कहते हैं। ये जो पीपल और कम्युनिटी के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं, जैसे राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस, राइट टू गेट अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये जो चीज़ें हैं वो सॉलिडेरिटी या कलेक्टिव राइट्स के रूप में देखी जाती हैं। तो इस हिसाब से ये 3 जनरेशन है, इसे क्लासीफाई किया गया है ह्यूमन राइट्स के अंदर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 ओनली। सेकेंड क्या है? गलत है। ठीक है, सेकेंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। AK गोपालन है, ये आप पढ़ लीजिए पहले, और ये इसके ऑप्शंस हैं। दोस्तों ये कई बार हमने डिस्कस किया है, PYQ ही है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। और इसमें आप देखो तो पहला कह रहे हैं AK गोपालन है, दूसरा KM नानावटी है, मेनका गांधी है, और श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। ये इसके ऑप्शंस हैं, एक बार आप पढ़ लो, खुद से ट्राई कर लो। तो इसका पहला देखो आप, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये किसके साथ मैच होगा? वेदर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अल्ट्रा वायर्स द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसके साथ जाएगा। बेसिकली कम्युनिस्ट लीडर थे AK गोपालन जी, उनको डिटेन कर लिया गया था अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इन्होंने आर्ग्यू करा ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का, 21 का, 22 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक नैरो इंटरप्रिटेशन लिया गया बेसिकली आर्टिकल 21 का, जिसमें प्रोसीजरल स्टेब्लिश बाय लॉ की बात देखने को मिली, यानी एनी प्रोसीजर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। बाद में काफ़ी चीज़ें बदलती हैं ना, बाद में आप समझते हो कि मेनका गांधी केस में इस चीज़ को ओवर रूल भी किया गया था। दूसरा देखिए KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, तो ये गवर्नर के पावर से जुड़ा हुआ था टू सस्पेंड सेंटेंस अंडर आर्टिकल 161। कमांडर थे KM नानावटी जी, इनको कॉन्विक्ट किया गया था ऑफ मर्डर। कॉन्विक्शन के बाद क्या होता है? गवर्नर ऑफ बॉम्बे सस्पेंड कर देती है उनके सेंटेंस को अंडर आर्टिकल 161, जब अपील पेंडिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिन करा कि क्या गवर्नर के पास के पावर हैं अंडर आर्टिकल 161, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया उस टाइम पे, तो ये गवर्नर के क्लेमेंसी पावर और जुडिशियल पावर के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। तो वैसे ये दोस्तों 1959 में क्या होता है? नेवल कमांडर रहते हैं KM नानावटी जी, और ये शॉट डेड कर देते हैं प्रेम आहूजा को, जिन पे उन्हें शक होता है कि लाइक ही वाज हैविंग एन अफेयर विथ हिज वाइफ। तो वो सरेंडर कर देते हैं फिर पुलिस को, नानावटी जी खुद ही जाकर, और जूरी उन्हें एक्विट करती है। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी के वर्डिक्ट को साइड में रखकर उन्हें कॉन्विक्ट कर देते हैं मर्डर के रूप में, सेक्शन 302 लगा दिया जाता है IPC का। बट ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये जो अपील पेंडिंग होता है, उसी टाइम पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे सस्पेंड कर देती है उनके सेंटेंस को अंडर आर्टिकल 161, जिससे ये पूरा मुद्दा निकल कर आता है। फिर 1964 में गवर्नर इन्हें पार्डन दे देते हैं और 3 ईयर्स ये प्रिजन में रहते हैं ना। और एक मूवी है लाइक द मूवी रुस्तम वाज रिवॉल्व्ड अराउंड दिस केस, ठीक है, प्लेड बाय अक्षय कुमार। तो इसमें क्या है? इसका 3 के साथ ये मैच होगा। दूसरा कह रहा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो क्या ये C मैच होगा सही? कौन सा? देखिए ये बहुत फेमस जजमेंट है। बेसिकली इशू क्या था? मेनका गांधी जी का पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया गया था बिना कोई रीज़न दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू ट्रेवल अब्रोड है, ये तो आर्टिकल 21 का पार्ट है, पर्सनल लिबर्टी का पार्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल 14, 19 और 21 ये इंटरकनेक्टेड हैं, ये गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं ये 3 एक्ट, ये 3 आर्टिकल्स। और कोई भी लॉ जो अफेक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी को, वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच होगा? 4 के साथ। वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज इंक्लूडेड इन राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा कह रहा है श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल एंथम का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली ये ऑर्डर करा कि नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा बिफोर मूवीज, और ऑडियंस को स्टैंड यानी खड़े होना होगा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। बाद में कोर्ट ने मॉडिफाई करा इस ऑर्डर को और इसे ऑप्शनल बनाया गया, लीविंग द मैटर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 2 के साथ जाएगा।
तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, 2 है। अगर आपको 2 भी पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आंसर यहाँ पे ए है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मेनका गांधी वाले जजमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल है, बट एक क्वेश्चन मैंने लिया स्पेसिफिकली, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, तो इसे हमें रिवाइज करना ही पड़ेगा। ऑल्दो मैंने कई बार बताया है ये, इसमें ना नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। दूसरा कह रहा है लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19। दोस्तों यही गलत है। आप देखो मैंने आपको क्या बताया, 14, 19, 21 ये गोल्डन ट्राइंगल है। ये जो आर्टिकल्स है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। तीसरा कह रहा है फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बायसेस अगेंस्ट द एक्यूज इन द ट्रायल। चौथा कह रहा है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। ये बात भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है डी बसु सर की बुक से, तो थोड़ा सा रेफरेंस हम देखेंगे। देखिए 1978 में जो मेनका केस है इसमें ये देखा गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, आप पढ़ो यहाँ पे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेशन की कोई गारंटी नहीं है इनक्रोजिंग अपॉन पर्सनल लिबर्टी, hence if a competent legislature makes a law providing that a person may be deprived of his liberty in certain circumstances and in certain manner, the validity of a law could not be challenged in a court of law on the ground that the law is unreasonable, unfair or unjust. Under the due process clause of the American Constitution, the court has assumed the power of declaring unconstitutional any law which deprives a person of his liberty otherwise than in accordance with the court's notion of due process, that is reasonableness and the fairness. In England this is not possible inasmuch as courts have no power to invalidate a law made by parliament. In the result, personal liberty is in England a liberty confined and controlled by the law. तो 1978 में मान लो पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया कि कोई भी पर्सन को जेल में डाला जा सकता है फॉर 6 मंथ विदाउट हियरिंग। तो 1978 से पहले सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती, वाज दिस लॉ पास्ड प्रॉपरली बाय पार्लियामेंट। अगर आंसर यस है तो कोर्ट वुड अपहोल्ड द लॉ। समझ गए ना, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि लॉ फेयर है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, जस्ट है या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पार्लियामेंट ने पास करा, सही तरीके से पास करा, सही है, समझ गए ना। एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वाज एक्सेप्टेड इवन इफ इट लुक्ड अनफेयर। इसे हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आपने समझा होगा, ये नैरो इंटरप्रिटेशन है। यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात देखने को मिलती है। अमेरिकन कोर्ट 2 सवाल पूछेगी, वाज द लॉ मेड लीगली, पहला। दूसरा, इज द लॉ फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट। अगर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी नो है तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी लॉ को। तो अमेरिकन जजेस कह सकते हैं कि लॉ लीगल है बट ये अनफेयर है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है इस वजह से। तो ये वाली बात आप समझते हो। बट मेनका गांधी केस के बाद क्या हुआ, 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है इसका मतलब एनी प्रोसीजर नहीं आता। वो जो प्रोसीजर है वो खुद में फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, नॉन आर्बिट्री होना चाहिए। तो अब कोर्ट ये क्वेश्चन पूछेगी, वाज द लॉ पास प्रॉपरली, पहला। इज द लॉ फेयर एंड रीजनेबल, है ना। तो आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। मान लो पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है कि पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट गिविंग एनी रीजन। तो 1978 के पहले क्या था, पार्लियामेंट मेड द लॉ करेक्टली। अगर ये बात है तो वैलिड है। बट 1978 के बाद ये देखा गया कि लॉ आर्बिट्री है, अनफेयर है, तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, तो ये इनवैलिड हो जाता है। अच्छा, ये वाली बात जो कह रहे हैं इंग्लैंड के केस को समझा रहे हैं कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक डाउन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो अनफेयर भी हो तो भी, है ना। बट इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है अनफेयर लॉ को। यह आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। तो मेनका गांधी केस के पहले ये आर्टिकल सेपरेट देखे जाते थे। जजमेंट के बाद ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें साथ में देखना स्टार्ट करा कि आर्टिकल 14 जो है वो 19 और 21 ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। और राइट टू फेयर ट्रायल की बात भी देखने को मिलती है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में साफ तौर से कहा गया है कि नो बायस जजेस, नो फोर्स्ड और फॉल्स एविडेंस, बोथ साइड को फेयर चांस मिलना चाहिए अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए। अगर ट्रायल ही अनफेयर है तो सुप्रीम कोर्ट री ट्रायल के ऑर्डर दे सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी वाली बात भी देखने को मिलती है ना, ये साइज यहाँ पे मैंशन है आर्टिकल 21 में, आप समझ सकते हो। और राइट टू लिव विद डिग्निटी भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि ये लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई, ये बात गलत है। आर्टिकल 21 के अंदर जो लॉ आ रहा है ना वो 19 को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना।
तो ये कोई यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ऐसा नहीं है कि 19 पूरा अलग है 21 अलग है, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा यहाँ पे नॉट की वजह से गलत है, ये लाइन बाय लाइन मेंशन भी है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, पढ़ सकते हो। 1921 वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। तो आप समझ सकते हो जो पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे राइट्स आते हैं, जिसमें आर्टिकल 19 के राइट्स भी ओवरलैप करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े अजीब से हैं और इन्हें पेपर में लीव करना बेटर होता है। इसमें कह रहे हैं नॉट इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखो इसे ऐसे तो 9th शेड्यूल आप समझ सकते हो कि किस वजह से लाया गया था। जो 9th शेड्यूल है ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया 1951 में। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा, मैंने कुछ पोज लिया था। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के साथ इसे जोड़ा गया था टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज, मेनली लैंड रिफॉर्म्स के लॉज थे, और बाद में कुछ नेशनलाइजेशन के लॉज को भी जोड़ा गया। और इसका रीज़न क्या था, ताकि कोर्ट में चैलेंज ना किया सके कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। हालांकि केशवानंद भारती केस और खासतौर से IR कोयल्हो, ये जजमेंट जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। IR कोयल्हो 2007 का जजमेंट है। इसमें यह कहा गया कि जो 9th शेड्यूल में लॉ प्लेस किए गए हैं 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद, क्योंकि ये जजमेंट का दिन था केशवानंद भारती जजमेंट का, इसके बाद जो भी लॉ रखे जाएंगे 9th शेड्यूल में रखे गए हैं, दे आर स्टिल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो, है ना। तो इस हिसाब से आप देखो तो 1969 का ये मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट है, ये वाली चीज़ है 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। और जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट है 1972 का, ये भी इंक्लूडेड है। कोल माइंस भी है। और 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी होगा, डी है ये। ठीक है, डी है। पेयर ऑफ मिनिस्ट्रीज बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ये गलत है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता, इस वजह से ये गलत है। मेन फंक्शन क्या है, तो वही पेंशन पॉलिसीज देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, या पेंशनर वेलफेयर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन चीज़ों को देखने का काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये वाली बात सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को जो उससे जुड़े हुए मुद्दे उन्हें देखती है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये तो आप जानती हो, है ना, डिफेंस पर्सोनेल की पेंशन, रीसेटलमेंट, इन चीज़ों को देखने का काम करती है। और जो डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल्स का, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो और ये थे कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के जो हमने देखे। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, तो बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी फेयर हैं, काफ़ी जस्ट हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हम अगर PYQs या जो हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी आप जानते हो आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन है वो आप दबा सकते हो। और आप किस वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, ये आप कमेंट करके बताना। और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।